Hello, students. In the last session, as we have seen the summary and the characters of the lost child, today we'll begin with the reading of the chapter. The Lost Child, as we have discussed, is the story of a child who goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets, the toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Now, why then does he refuse when someone else offers them to him? We'll come to know when we read the story. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. It was the festival of spring. It was the wintry shades and narrow lanes. That means it was the winter season when all the shades of the trees and the infrastructure was falling on the ground. There were narrow lanes. एलीज का मतलब होता है गली, छोटी छोटी नैरो गलियां जो होती है, दे आर एलीज. दे इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. दैट मीन्स वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो बहुत खुश थे. गेली का मतलब होता है द वंस हु आर वेरी हैप्पी. मेनी पीपल कुड बी सीन वॉकिंग टूवर्ड्स द फेयर एंड दे वर मूविंग देयर हैप्पीली. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स sat being carried in bamboo and bullock carts. Some people walked, सम पीपल रोड ऑन हॉर्सेस, मतलब कि कुछ घोड़ों पे घुड़सवारी करके जा रहे थे, कुछ चल के जा रहे थे, कुछ थक के साइड में बैठे हुए थे. एंड देयर वर पीपल हु वर बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. हियर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लिटिल बॉय इज गिवन. दिस लिटिल बॉय ही वॉज रनिंग बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. दैट मीन्स कि वो अपने फादर के पैरों को पकड़ के चल रहा था और वो खेलता कूदता जा रहा था. वो सीधा सीधा चल नहीं रहा था, वो बस अपने फादर और मदर के बीच में से निकलता था, कहीं से साइड से आ रहा था. ही वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड एंड वॉकिंग अलॉन्ग विथ. Come child come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. The parents, they kept on calling the child because he was being lagging behind. Lagging behind का मतलब हुआ कि वो पीछे रह जा रहा था बार बार, जबकि उसके पेरेंट्स आगे निकल जा रहे थे. और वो क्यों पीछे रह जा रहा था? बिकॉज उसको वहाँ पे पीछे बहुत सारे टॉयज़ दिख रहे थे शॉप्स में, जो देख के वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था. क्यूरियोसिटी भी थी, एक्साइटमेंट भी था. ये इतना सारा उसने कभी एक साथ में टॉयज़ वगैरह देखा नहीं था. सो ही वॉज सो मच फैसिनेटेड बाई दीज थिंग्स कि वो आगे चल भी नहीं पा रहा था, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़. जैसे ही वो धीरे धीरे चल रहा था चीज़ों को देखते देखते, वैसे उसके पेरेंट्स जब बोलते थे कि बेटा जल्दी आगे चलो, तो वो तुरंत ही अपने पेरेंट्स के बोलने पे आगे चल देता था. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल का मतलब होता है जैसे ही पेरेंट्स उसको आवाज़ देते थे वैसे ही वो उनके साथ हो जाता था. पर फिर भी हिज आइज़ स्टिल लिंगरिंग. लिंगरिंग मतलब कि वहीं पे आसपास देखते रहना. उसकी नज़र फिर भी कहाँ थी? उन्हीं टॉयज़ पे. रिसीडिंग टॉयज़ का मतलब होता है, द वर्ड रिसीडिंग मीन्स व्हेन वी मूव फर्दर वी सी द थिंग्स गोइंग बैकवर्ड्स. यूजुअली ये चीज़ हम मून के साथ बहुत करते हैं. व्हेन वी ट्रैवल ऑन व्हीकल्स तो हम आगे जाते हैं, हमें ट्रीज़, मून, ये सब कुछ पीछे जाता हुआ दिखता है. दैट इज़ व्हाट इज़ रिसीडिंग. यहाँ वो जब आगे चल रहा था तो उसको टॉय शॉप्स और वो सब कुछ पीछे जाते हुए, पीछे छूटते हुए दिख रहे थे. एंड ही वॉज स्टिल वॉचिंग दोज. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया और वो बच्चा उनके पास पहुंच गया, उससे नहीं रहा गया. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर. सप्रेस द डिज़ायर मतलब कि वो अपनी इच्छा को नहीं दबा पाया. उसने फाइनली पूछना चाहा वो टॉयज़ परचेज़ करने के लिए, पर उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो जैसे ही कुछ डिमांड करेगा तो वो ओल्ड कोल्ड स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, तो उसे पता था कि उसके पेरेंट्स, स्पेशली उसके फादर, उसे गुस्से में घूरेंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. फाइनली उसे जब नहीं रहा गया तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करके, बहुत प्लीड करके अपने फादर से और मदर से बोला कि आई वॉन्ट दैट टॉय. His father looked at him red-eyed. Red-eyed is the phrase used for anger. In his familiar tyrant's way. Tyrant's way मतलब कि जो हमेशा वो विलनस तरीके से गुस्से में उसकी तरफ देखते थे, बस उसी तरीके से अभी भी उन्होंने देखा.
His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." ये यूजुअली हमारे साथ भी होता है कि जब फादर गुस्सा करते हैं तो मम्मी कवर अप कर लेती है। यहाँ पे भी वही हुआ। व्हेन द फादर लुक्ड एट हिम इन रेड आई, द मदर, शी इमीडिएटली वॉज मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। दैट मीन्स उन्होंने बहुत प्यार से अपने बच्चे की तरफ देखा और उसे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला कि देखो बेटा, वहाँ तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. जब उसने सामने देखा बच्चे ने, तो उसकी नज़र के सामने एक बहुत बड़ा फील्ड था जो था मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड का मतलब होता है सरसों का खेत था वो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरसों के फूल थे और प्लांट्स थे जो दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसा कि सोना पिघला हुआ हो। मेल्टिंग गोल्ड, मेल्टिंग गोल्ड मीन्स द गोल्ड विच इज़ मेल्टेड, मतलब कि पिघला हुआ सोने जैसा उसे वहाँ पे पूरे फील्ड में दिख रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. Suddenly, after looking at the mustard fields, बच्चे को एक और चीज़ दिखती है, that is a group of dragonflies. Dragonflies एक इंसेक्ट होते हैं। ये इंसेक्ट्स उसको बहुत ज़्यादा दिखे, मतलब कि झुंड में उसको ये इंसेक्ट्स दिखे जो आवाज़ कर रहे थे। बस्लिंग का मतलब होता है शोर करना, द नॉइज़ दैट द इंसेक्ट्स मेक। सो ये ड्रैगन फ्लाइज जो थे वो आवाज़ करते करते उनके पर्पल विंग्स यहाँ पे बताए हैं कि उन लोगों के विंग्स जो थे वो पर्पल जैसे थे जो उड़ रहे थे, और उनके साथ साथ कुछ कुछ ब्लैक बीज भी थी और बटरफ्लाइज भी थे जो फ्लावर्स के आसपास घूम रहे थे ताकि उनको नेक्टर मिल सके। एज वी नो बटरफ्लाइज दे टेक नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर्स। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. बच्चे को ये भी इतना फैसिनेट कर गया कि जब ये इतने सारे उसको फ्लाइज दिख रहे थे वहाँ पे, तो उसने सोचा कि एक बटरफ्लाई ज़रा सा अगर बैठ जाए किसी फ्लावर पे तो वो इमीडिएटली उसको पकड़ लेगा, बिकॉज द कलर्स ऑफ द विंग्स दे अट्रैक्टेड द चाइल्ड अ लॉट. But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. जैसे ही ये ट्राई करता था बटरफ्लाई को पकड़ने की, वैसे ही वो उड़ जाता था. फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग इज द एक्शन गिवन टू यू हाउ द बटरफ्लाइज फ्लाई. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल. कॉशनरी कॉल का मतलब होता है कि थोड़ा गुस्से में बोला कि बस अब बहुत हुआ, कम अलॉन्ग, वॉक अलॉन्ग विथ अस, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ. द मदर गेव अ कॉशनरी कॉल जस्ट बिकॉज उस टाइम पे फेयर में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी वहाँ पे, तो कहीं वो बच्चा गुम ना जाए, इसके लिए उसकी मदर ने उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला कि फुटपाथ पे चलो, हमारे साथ चलो. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. As the mother gave the cautionary call, the child again went along with his parents happily. Gaily here again is happily, and walked abreast of them. That means उनके साथ साथ चला. पर ये थोड़े ही टाइम के लिए था. Soon he was left behind, मतलब कि वापस से वो पीछे रह गया था. इस बार उसके पीछे रहने की वजह क्या थी? He was attracted by the little insects and worms. अभी तक उसको दूसरी चीज़ों ने अट्रैक्ट किया, पर अब उसको जो अट्रैक्ट कर रहा था वो ज़मीन में से निकलने वाले छोटे छोटे कीड़े थे, दी वर्म्स, जो झुंड में निकल रहे थे. टीमिंग बिहाइंड का मतलब होता है, टीमिंग आउट का मतलब होता है कि ग्रुप में बाहर निकलना. यूजुअली हम देखते हैं एंड्स जो होती है, चींटियाँ, ये ऐसे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे झुंड में ही आते हैं, दे वॉक इन टीम. तो यहाँ पे भी ग्रुप में इतने सारे जब कीड़े उसको बाहर निकलते हुए ज़मीन में से दिख रहे थे, वर्म्स और इंसेक्ट्स, तो वो बहुत फैसिनेट हो गया और उनको देखते रह गया. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल. ही रैन टूवर्ड्स देम. वापस से जब वो पीछे रह जाता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड कम, दैट मीन्स बुलाते हैं. और इस टाइम पे पेरेंट्स चल नहीं रहे थे. पेरेंट्स अभी जो है वो एक साइड पे एक शेड में, मतलब कि छाँव में बैठे हुए थे आराम करने के लिए. यहाँ पे पेड़ की जो छाँव थी उसके जस्ट बाजू में एक वेल था, कुआं था पानी का,
उसके सपोर्ट से पेरेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे और बच्चे को भी वहाँ बुला रहे थे। और जैसे ही पेरेंट्स ने बुलाया, द चाइल्ड रैन टूवर्ड्स हिम। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. Now, as he was running towards the parents, उसका वापस से ध्यान बढ़ जाता है. He again gets distracted. This time, the reason of distraction was young flowers. यंग फ्लावर्स का मतलब होता है जो न्यूली ग्रोन फ्लावर्स होते हैं, जिसमें से काफ़ी सारे झड़ जाते हैं. तो अभी बहुत सारे ऐसे येलो कलर्ड फ्लावर्स जो थे वो पेड़ पे से गिर रहे थे. एंड लुकिंग एट दीज शावरिंग फ्लावर्स, वो नहीं रह पाया और उन्हीं को वो कैच करने के खेल में अटक जाता है. बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. While he was trying to catch the petals of the flowers from the tree, he suddenly heard the cooing. Cooing का मतलब होता है जो आवाज़ birds निकालते हैं. He suddenly heard the cooing of the dove. और वो उनकी तरफ भागने लग जाता है. Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. वापस से जब ये डव के पीछे भागता है तो पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, पर वो अभी तक तो भूल चुका है, एकदम ही इन सब चीज़ों में खोया हुआ था. एंड ही वॉज रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री. वो एक बनियन ट्री के आसपास घूम रहा था, बहुत हंसी खुशी खेलते हुए. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, मतलब कि फाइनली पेरेंट्स ने अपने बच्चे को अपने पास ले लिया जाके, और उन लोगों ने वापस से अपनी जर्नी टूवर्ड्स द फेयर स्टार्ट कर दी. फुटपाथ के साथ साथ वो लोग वहाँ से चल रहे थे जहाँ एक साइड फुटपाथ था और उसी को लग के मस्टर्ड फील्ड्स थे. वहीं पे वो लोग चलते चलते फेयर की तरफ जा रहे थे. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. This time, when he was walking along with his parents, उसने इतनी ज़्यादा भीड़ देखी, इतने ज़्यादा लोग देखे, बहुत ज़्यादा लोग झुंड में चल रहे थे और इतना केओस था कि बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आया. इसने ऐसी इतने सारे लोग और भीड़ कभी पहले नहीं देखी थी. So he was again fascinated by this thing as well. This was till when he entered the fair. इसके बाद में पेरेंट्स और चाइल्ड फेयर में एंटर होते हैं. We'll be seeing this part, that is the entrance in the fair, in the next session. But before switching off with this video, we'll just quickly revise हम लोगों ने क्या क्या रीजंस देखे डिस्ट्रैक्शन के. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रीज़न ऑफ डिस्ट्रैक्शन, दैट वाज द टॉय शॉप. टॉय शॉप के बाद में जब वो आगे बढ़ता है तो उसने बहुत ज़्यादा मस्टर्ड फील्ड्स में गोल्डन, जैसे मेल्टेड गोल्ड हो वैसा वो माइल्स एंड माइल्स में स्प्रेडेड फील्ड देखा, उससे फैसिनेट हुआ. उसके बाद में उसको बटरफ्लाइज, बीज और ये सारी चीज़ें जो फ्लावर्स के आसपास मंडरा रही थी उसको उसने फैसिनेट किया. उसके अलावा उसको अर्थ में से जो वर्म्स और इंसेक्ट्स निकल रहे थे उसने फैसिनेट किया. उसके बाद जब आगे बढ़ा तो उसको ट्री पे से जो फ्लावर के पेटल्स गिर रहे थे उसने फैसिनेट किया. फर्दर मोर जो कूइंग ऑफ डव थे उसने भी फैसिनेट किया. एंड फाइनली बिफोर एंटरिंग द फेयर उसको बहुत सारे लोगों की भीड़ ने फैसिनेट किया. स्टूडेंट्स, आई बिलीव this much of the chapter is clear to every one of you. Kindly go through the chapter, the text, and we'll be continuing with the further chapter in the next session. Thank you so much.